जो मैं 9 का क्वेश्चन पूरा बनवा चुके हैं पहले चैप्टर के वास्तविक संख्या के। आज की क्लास है वास्तविक संख्या का ही, ठीक है। 10 से लेकर 18 तक सारे सवाल आज इस वीडियो में खत्म कर दिया जाएगा। आप सभी लोगों का अच्छे रिस्पॉन्स मिलने के कारण मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह शेयर करते रहे वीडियो को, सही है, सभी लोगों को भला हो। आइए देखिए, बातें लंबी ना बढ़ाते हुए क्वेश्चन की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये बातें कही गई है कि कोई भी संख्या आपको दिया रहेगा एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें और एचसीएफ ज्ञात करें। इसको हमने 3 सवाल दिए हैं। 3 सवालों से तीनों को करवाते देखिए। पहला सवाल ये है 12, 15, 21 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब ये होता है कि दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड पहले करें। जैसे देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे आराम से करते चलिए। 6 होगा 2 बार में जाएगा, फिर 2 से लिया तो 3 बार में जाएगा, 3 से 1 बार में जाएगा। तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ, 12 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। आप इसी को 2 के पावर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, नो डाउट, नो डाउट। उसी प्रकार दूसरा नंबर है, जो संख्या है 15 है, ये 3 से जाएगा 5 बार में और 5 1 बार में जाएगा, नो डाउट, नो डाउट। तो 15 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 3 गुणे 5 हुआ, 3 गुणे 5। उसी प्रकार 21 का आपने अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले ये 2 बार से जाएगा, नहीं 3 से जाएगा। 3 से कितने बार में? 7 बार में। 7 से 1 बार में चला जाएगा, नो डाउट, नो डाउट। इसका जो 21 का गुणनखंड होगा वो 3 गुणे 7 होगा। आप दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, नो डाउट। नहीं, निकालने के बाद बड़ी बात तो ये आती है एलसीएम और एचसीएफ बताने की। तो देखिए होता क्या है, जब एलसीएम पूछेगा और आपसे एचसीएम पूछेगा, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सही है। तो दी जो अभाज्य गुणनखंड आपने निकाला है, एलसीएम कहता है कि दी गई संख्या जो मिले उसका अधिकतम घात लेते। बताओ 2 इसमें है, लेकिन इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। नहीं है तो नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा। जो मिले उसे भी लेना है, जो ना मिले उसे भी लेना है, लेकिन जो मिले उसका अधिकतम घात लेना है। 2 नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 2 का अधिकतम घात कितना है? 2 के पावर 2। 3 मिल रहा है क्या? 3 में नहीं, 3 लेना है। 5 मिल रहा है, 3 में नहीं लेना है। 7 मिल रहा है क्या? नहीं। एलसीएम बोलता है जो मिले उसका अधिकतम घात, जो ना मिले सबको लेते हैं। एचसीएफ कहता है जो सब में मिले उसका न्यूनतम घात लेते हैं। बताओ 2 मिल रहा है क्या? 3 में नहीं, 3 मिल रहा है क्या? हाँ 3 मिल रहा है, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो इसका ऐसे जो सब में मिले उसका न्यूनतम घात लेते हैं। तो एचसीएफ कितना है? 3 और एलसीएम इसको गुणा कर लीजिए, एलसीएम होता है, नो डाउट, नो डाउट। ये 10 नंबर का जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, उसका दूसरा सवाल है। देखिए मेरे कहने का मतलब यह है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कहने का मतलब है अभाज्य गुणनखंड करके उसको एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करें, नो डाउट, नो डाउट। समझ में आए विद्यार्थी? ठीक है, ना समझ में आए तो कमेंट में करते रहिए। थोड़ा डाउट हो रहा है, जो भी कमेंट, जो भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है कमेंट करते रहिए, सही है। आइए देखिए 17 के महीने जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये उसी संख्या से जाएगा, नो डाउट।
17 का 17 सही है। तो इसका 17 का जो अभाज्य खंड हुआ वो 17 को 1 लिख लीजिए या 1 में 17 लिख लीजिए, बात से वो डाउट नहीं है। उसी प्रकार 23 का जो भी अभाज्य खंड होगा क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, ये 1 या उसी से कटेगा या अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा। इसके दो अभाज्य खंड हो सकते हैं डाउट। तो इससे आप 23 ले लीजिए तो 1 बार, तो इसका जो अभाज्य खंड हुआ 23 गुणे 1 हुआ, समझ में आ रहा है बात? ठीक है। 29 को आपने निकाला, ये भी एक अभाज्य खंड है, अभाज्य संख्या है, इसका भी तो ही होंगे फैक्टर 1 बार। तो इसका जो होंगे अभाज्य खंड 2 हुआ। एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है जो मिले उसका अधिकतम भाग, जो ना मिले सबको लेते हैं। बताओ क्या 17 मिल रहा है सब नहीं मिल रहा है तभी लेंगे। 23 मिल रहा है नहीं मिल रहा है लेना। एलसीएम बोलता है 29 मिल रहा है सब बोलिए नहीं मिल रहा है तब बोलेंगे। 1 मिल रहा है सब मिल रहा है, इसका अधिकतम भाग कितना है? 1 कहना है तो लेंगे इसको भी। समझ में आया? अब देखिए HCF कहता है दी गई संख्याओं का अभाज्य खंड में जो सब में मिले उसका न्यूनतम भाग लेते हैं। बताओ एक ऐसी संख्या जो तीनों में है उसका न्यूनतम भाग वो 1 है, तो HCF 1 हुआ और LCM से गुणा कीजिएगा तो आएगा। तो डाउट किसी को नहीं। देखिए ये 10वां नंबर क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि कोई भी संख्या का यदि अभाज्य खंड विधि द्वारा ऐसे नहीं ज्ञात करना है तो सभी संख्याओं का अभाज्य खंड निकालना है। जैसे 8 का मैंने निकाला तो 2 से 2 बार में 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में 4, फिर 2 से 2 1 बार में। तो 8 का जो खंड होगा 2 गुना 2 गुना 2 होगा। इसको लॉजिक होनी चाहिए। आप इसी को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं 8 2 के पावर 3 सही है। अब देखिए 9 का आप यदि अभाज्य खंड निकालते हैं तो 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 से जाएगा। 3 से कितने बार में? 3 बार में, और 3 1 बार में 3 चला जाएगा। तो 9 का जो गुणनखंड हुआ 3 गुणे 3 होगा। तो इसका जो गुणनखंड हुआ इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। बड़ी किसी डाउट है? डाउट नहीं है जाते। अब देखिए ये संख्या हो रहा है 25 का मैंने यदि गुणनखंड निकालने चल रहे हैं तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से कितने बार में? 5 बार। अब 5 1 बार में चला जाएगा। यानी मेरे को ये चीज मिला कि 5 में 5 होगा। इस 25 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 के पावर स्क्वायर। बताओ एलसीएम कहता है जो सब में मिले उसका अधिकतम भाग, जो ना मिले उसको भी ले। सही है। 2 के पावर 3 सब में है क्या? नहीं, लेना पड़ेगा। 3 के पावर 2 है क्या सब में? नहीं है, लेना पड़ेगा। 5 के पावर 2 है क्या? नहीं है, इसे भी ले लीजिए। HCF क्या कहता है? HCF कहता है जो सब में मिले उसका न्यूनतम भाग लेते हैं। बताइए कोई ऐसी संख्या है जो 5 है किसी में? कोई संख्या समान नहीं किसी में। जब नहीं है तो उसका हमेशा HCF 1 के बराबर होता है। समझ में आया मेरी बात? तो तीनों सवाल की कंसेप्ट आपको दे दिए। इससे आप और क्वेश्चन बनाए, दिमाग क्लियर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 और 13 ये तीनों जो सवाल है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सवाल है। तो हम ये अभी समझें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे हम P बाटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम P बाटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जो P बाटा Q के रूप में Q बाटा Q में न लिखा जा सकता है वो अपरिमेय संख्या। जो P बाटा Q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या। अब बात यह है कि सर इसी से काम चलने वाला थोड़ी है। हाँ एक बात और, ये Q कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ये Q कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ये दिमाग में हमेशा रखिएगा। परिमेय संख्या हम उसे बोलते हैं जिसे P बाटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि Q कभी 0 नहीं होनी चाहिए,
वरना वो परमेय संख्या का कुछ भी संख्या नहीं होगा। ठीक है, जो p बटा q के रूप में ना लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय पर 4 एग्जांपल और अपरिमेय पर दे देते हैं। समझ ये 11 जो 11 12 13 क्वेश्चन है, 11 12 13 ये जो सवाल है ये इसी पर सवाल को खत्म करते हैं। देखिए जैसे आपको रूट 9 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? सॉरी मैंने गलती समझ कर दिया। अब q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, सही है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए वरना ये कोई भी संख्या नहीं गिनी जाएगी। समझ में आया मेरे को? अब सुनिए, जैसे आपसे पूछा कि रूट 9 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो पहचान करने की बात आएगी। तो फिर देखिए यहाँ रूट 9 निकल सकता है ना, रूट से निकल सकता है, क्या निकल कर आएगा 3। कोई भी गिनती की संख्याएं हो, क्या कोई भी गिनती की संख्याएं हो वो सारे के सारे परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसे कुछ नहीं है बटा में तो 1 है। बताइए ये p बटा q के रूप में है कि नहीं है? है, जब p बटा q के रूप में है तो ये परिमेय संख्या होगा, कोई डाउट नहीं। और देखिए जैसे रूट 16 परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो रूट 16 बाहर निकलेगा ना रूट से 4, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। रूट 16 जो है रूट 16 बाहर निकलेगा रूट से तो कितना आएगा 4, नो डाउट नो डाउट। तो बताइए 4 बटा 1 भी तो लिख सकते हैं 4 को, तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, नो डाउट नो डाउट। अब बात ये आएगी कि अब परिमेय संख्या का आंसर कौन होगा? देखिए हाँ एक बात और आप लोगों ने एक बात याद रखी होगी कि पाई का मान जो होता है वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। पाई का मान क्या होता है 22/7, तो ये परिमेय संख्या का अंतर्गत आता है, नो डाउट नो डाउट। लेकिन पाई आपसे पूछ दिया जाए पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान परिमेय संख्या है। अब देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, जैसे मान लीजिए पाई ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, जब रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या में चला जाएगा। जैसे रूट से बाहर निकलेगा क्या, जो चीज रूट में लगी रह जाए ना निकले वो अपरिमेय संख्या, अगर रूट से बाहर हो जाए तो परिमेय संख्या में जाएगा। समझ में आया बढ़िया से? तो 11 क्वेश्चन नंबर 11 12 और क्वेश्चन नंबर 13 ये तीनों के पूरे कंसेप्ट मैंने दे दिया है और क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल के साथ समझा भी दिया है, कोई डाउट नो डाउट। अब देखिए बाहर आती है क्वेश्चन नंबर 14 15 16 17। इस सवाल में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं और 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसको बनाने का तरीका क्या है? इससे बोलते हैं रेगरिंग का सवाल, हिंदी में बोलते हैं बार का सवाल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेगरिंग का सवाल। ये अच्छे लोगों की हालत खराब कर देती है। बहुत लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में, लेकिन जो बता रहे हैं ऐसे नहीं पढ़े होंगे। देखिए जब आपसे रेगरिंग का सवाल पूछा जाता है, समझ में आया? जब आपसे ऐसा सवाल पूछा जाता है तो देखिए जब यदि 0 दशमलव में रहे तो फिर तो आसान है बनाना, ठीक है? पहले इसी को सोल्व करते। देखिए आप जो संख्या दी गई है उस संख्या को लिख दीजिए, उठाओ जो संख्या दी गई उस संख्या को लिख दीजिए, उठाओ नो डाउट। जितने पर रेगरिंग है उतना नीचे ना हो, उठाओ तो किसी को। और बात ये आती विद्यार्थी ये काम हो गई, उसके बाद जो रेगरिंग के बाद संख्या बचा हुआ है उसे घटा लो ऊपर वाले में से, तो बताओ 27 में से 0 गया 27/99 आंसर हो गया। हमें क्या बोला? दी गई संख्याओं को पूरा उतार लो, जितने बड़े गिन उसे नीचे लिख दो, ठीक है? जितने बड़े गिन रहेंगे उतना नीचे का होगा, ठीक है? जो संख्या रेगरिंग से बचेगा उसे घटा लेना, 0 बचा था 0 घटा लिया, वही आंसर हो जाएगा। बोले किसी को डाउट है? नहीं। अब देखिए जैसे यहाँ से मैंने एक न्यू सवाल ले रहे हैं, देखिए
जैसे मान लीजिए 0.27 का रेखनी है, ठीक है। तो सर फिर ऐसे कैसे बनेगा? इसका एक ही कंसेप्ट है, जो संख्या दी गई है उसे पूरा पहले उतार दी, उसके बाद जो ऊपर एक रिंग है या जो ऊपर बार है उतना नीचे लाओ। एक ऊपर 9 बार है तो 1 9 और 10 और एक रिंग के बीच जितनी संख्या बचेगी उसके लिए नीचे 0, मतलब बहुत संख्या बची है 1 तो 1 0। और फिर तीसरा का काम क्या है अपना, जो संख्या बचा हुआ है रेखनी के बाद वो घटा लो। तो बताओ 27 में से 25 होता 90 आंसर। समझ में आ रही है बात है? और समझिए मैं एक चीज और बताऊं, जैसे मान लीजिए 3.3 छोड़िए पहले 0.456 एक रेखनी है, इसका मान क्या होगा? तो मैंने बोला जो संख्या दी गई है उस संख्या को लिख लो, पहले लिख दिया। पहले सर 0 क्यों लिख रहा है? पहले 0 लगाओ या ना लगाओ अंतर है ना, तो जवाब है क्या? जितने पर रेखनी है उसे नीचे लाओ और रेखनी का उसमें जो संख्या खाली बचा हुआ है उसके लिए 0 लगा दो। बताओ कौन संख्या बचा हुआ है? तो तीसरा का काम है जो रेखनी से बचेगा उसे घटा दो। तो 411/900। तो ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, 1 2 3 घटाओ। अब बात आती है कि सर यहाँ पर हमेशा 0 देकर का ऐसे संख्या भी तो हो सकता है ना, ऐसी संख्या भी तो हो सकता है ना, ऐसी संख्या भी तो हो सकती है ना सर, बोलिए। तो फिर कैसे बनाएंगे? ये बताओ, उसे ही बनाएंगे विद्यार्थी। क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 + 0.27? बोलो किसी को डाउट है? ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो होता क्या है, आपने रेखनी की कहानी को इसको ऐसे छोड़ दीजिए, प्लस इसको सोल्व कीजिए। कैसे सोल्व करते हैं? दी गई संख्या को लिख दीजिए, जितने पर रेखनी में उतना 9 लिख दीजिए, उड़ाओ जो संख्या बचा हुआ है उसे घटा लीजिए। तो बताइए 3 + 27/99। अब आप इसके एलसीएम लेके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसको समझिए, यहाँ पर तो 0 नहीं है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना विद्यार्थी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे सोल्व भी तो कर सकते हैं ना। ऐसे कहानी कैसे बनाते हैं? दी गई संख्या को लिख दो, जितने पर रेखनी है उतने नीचे 9 लिख दो। तीसरा का मेरा काम ये होता है दशमलव और रेखनी के बीच कोई संख्या खाली है क्या? जब वो खाली उतना 9 और नीचे 0। बताओ कितनी संख्या खाली? 1 0। जो संख्या बचा हुआ है रेखनी से उसे घटा दो, तो 1 + 232/900। आप उसे एलसीएम निकाल के बना सकते हैं। समझ में आया? जुड़ाओ। तो आज तक से आज वास्तविक संख्या आप लोगों का कंसेप्ट खत्म हो गया। दैनिक क्लास कहते हैं और इसी तरह प्यार और सपोर्ट करते रहे। आप लोग दिमाग बने रहे, सही, और आगे काम इसी तरह